हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे, बीते 7 जुलाई को राहुल गांधी की गुजरात हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो जाने के बाद, यानी गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखते हैं। गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी को निर्दोष मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद 15 जुलाई को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ राहुल गांधी की जो पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाना चाहिए। तो इस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और इस मामले की सुनवाई का तारीख 21 जुलाई को मुकर्रर किया गया है। यानी 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। तो चलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले की जो पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से दलील दिए, वो कौन-कौन से जो बड़े-बड़े दलील है, उन सभी दलील को, उन सभी एविडेंस को हम आज इस वीडियो में जानने के पेश करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले आज अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने याचिका लगाई थी कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 21 से 24 जुलाई के बीच में सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध लगा किए थे। तो इस मामले की जो सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है और इन्होंने 21 जुलाई की तारीख तय की है कि 21 जुलाई को हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो आने वाले 21 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। चलिए हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ये इन सारे चोरों का नाम उपनाम मोदी ही क्यों है, सरनेम मोदी ही क्यों है। जिसके बाद जो गुजरात विधायक, बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 यानी 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा गुजरात के सूरत कोर्ट के निचली अदालत में दर्ज किया था। जिसके 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की संसद सदस्यता खत्म हो गई। जैसा कि आप जानते होंगे, राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से 2019 में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तो ये संसद सदस्यता खत्म हो गई। और इतना ही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखते हैं, यानी 2 साल की सजा में 1 दिन भी कम नहीं करते, तो राहुल गांधी आने वाले 8 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो ये मामला काफी गंभीर है। इस मामले की गंभीरता तो आप लगा ही सकते हैं कि 8 साल तक चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी अयोग्य हो जाएंगे और सामने 2024 का जो 24 का इलेक्शन है। तो राहुल गांधी ने इस सूरत कोर्ट के फैसले को सूरत के सेशन कोर्ट में चुनौती दी। सेशन कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, यानी सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को निर्दोष मानने से इनकार कर दिया, राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। जिसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को निर्दोष मानने से इनकार कर दिया और सजा को बरकरार रखा। और ये तो आज इस मामले की जो पैरवी कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, कांग्रेस के नेता है और सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने ही भी गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी की थी। तो उन्होंने क्या-क्या आज अपनी तरफ से दलीलें दी इस मामले की सुनवाई के दौरान। तो सबसे पहला दलील जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, उन्होंने कहा कि मोदी एक अपरिभाषित आकार समूह। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत जो मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है, तो ये आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी 500 के तहत मानहानि एक अपराध केवल एक परिभाषित समूह के मामले में लगता है। यानी एक परिभाषित समूह, जो एक समूह एक परिभाषा के अंदर आता है, उसके तहत लगता है। लेकिन मोदी एक अपरिभाषित और एक अनाकार समूह है और विभिन्न, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्से में रहते हैं, विभिन्न समुदाय से संबंधित है। ऐसे में आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द व्यक्ति के संघ या संग्रह के किसी श्रेणी में नहीं आता है। यानी सबसे पहला उन्होंने दलील किया कि जिस
आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये जो मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है कि मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है, उस आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये मोदी सरनेम आता ही नहीं है। यानी मोदी ये अपरिभाषित नाम है, यह अनाकार समूह जिस जो पूरे देश में 13 करोड़ जिसकी आबादी है, ये अलग अलग समुदाय अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। दूसरा उन्होंने जो एविडेंस दिया कि टिप्पणी के खिलाफ, टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। जो राहुल गांधी जो टिप्पणी की थी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। रैली में ललित मोदी नीरव मोदी का जिक्र करने के बाद सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है कहा गया था। विशेष रूप से कुछ निर्देशित व्यक्तियों को परिभाषित कर रही थी और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को उपयुक्त टिप्पणी से बदनाम नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि टिप्पणी पूर्णेश मोदी को लेकर नहीं की गई थी, इसीलिए उनका आरोप गलत है। यानी कि दूसरा दलील उन्होंने दिया था कि ये टिप्पणी जो है एक राजनीतिक भाषण के दौरान पहले नाम लिया गया था कि ललित मोदी नीरव मोदी, ये इन सारे चोरों का नाम एक जैसा ही क्यों है उपनाम। यानी इस टिप्पणी से शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं थी, यानी कि उनके ऊपर ये टिप्पणी नहीं की गई थी। दूसरा एविडेंस में जो उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने। तीसरा जो दलीलें दी है वो है कि शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया है कि इस बयान से उसका मानहानि कैसे हुआ, यानी वो कैसे प्रभावित हुए। मानहानि का मुकाबला है, वो इस बयान से वो कैसे प्रभावित हुए, किस तरह से उसके मानहानि हुआ, जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था गुजरात हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद, कि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि शिकायतकर्ता इस टिप्पणी से किस तरह से प्रभावित हुए। तो ये तीसरा उनका दलील था। चौथा दलील था कि बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। यानी लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा है। इसके जरिए शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अपराध के लिए मानवीय कारण का अभाव है। यानी कि यह एक राजनीतिक रैली में राजनीतिक भाषण का हिस्सा है, शिकायतकर्ता को इससे बदनाम करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये चौथा दलील थी। पांचवा दलील थी कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है। यानी जैसा कि आप जानते होंगे कि मानहानि में अधिकतम 2 साल की सजा, और राहुल गांधी को अधिकतम सजा दिया गया। वही बात यहाँ पर उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अक्षमता का कार्य माना गया है। इसमें कठोर सजा मिलना गलत है। राजनीतिक अभियान के बीच खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये पांचवी दलील में उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपराध के लिए अधिकतम सजा जो राहुल गांधी की दी है ये गलत है। अगर खुलकर राजनीतिक भाषण में आलोचना करने के लिए, यानी सत्ता पक्ष जो भी हो जिसका आलोचना करने के लिए अगर आजादी नहीं होगी, खुलकर बोलने के लिए आजादी नहीं होगी, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। ये पांचवी दलील थी। छठा दलील जो उन्होंने दिया अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि अपराध में कोई नैतिक अक्षमता शामिल नहीं थी। यानी नैतिक अक्षमता यानी किसी तरह से अनैतिकता नहीं दिखाई गई। अनैतिक मतलब वो एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा था जिसमें किसी तरह से अनैतिकता नहीं दिखती है, मतलब नैतिक अक्षमता का अभाव है। सातवां जो दलील दी गई कि याचिकाकर्ता और उसके निर्वाचन क्षेत्र में हुई अपूर्ण क्षति, यानी अधिकतम 2 साल सजा मिलने के चलते याचिकाकर्ता को संसद से अयोग्य ठहराया गया। वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 4,30,000 से अधिक वोटों से याचिकाकर्ता जीत हासिल की। ऐसे में इस फैसले से जनता को भी नुकसान हुआ है। 2 साल की सजा मिलने से अगले 8 सालों तक याचिकाकर्ता चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो सातवां वकील जो दलीलें दी कि इस फैसले के बाद से जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाने के बाद जो वहां के जो लोकल लोग हैं जो वो आप सांसद वहां के रहे नहीं तो वो अपने मुद्दे को कैसे लोकसभा में उठाएंगे, तो उस जनता जो है उसका भी नुकसान हुआ इस फैसले के बाद। ये सातवीं दलील है। आठवीं दलील कि उच्चतम न्यायालय ने दोषी सिद्धि पर रोक लगाने के लिए बुनियादी मानदंडों का अनदेखा किया है। बुनियादी मानदंडों क्या है? सजा के निलंबन को 2 मजबूत आधार बना सकते थे, मतलब सजा को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए 2 मजबूत आधार बना सकते थे। इनमें से कोई भी अपराध शामिल नहीं है, जैसे कि मौत,
किसी की इन भाषण की वजह से किसी की मौत मतलब या किसी का मौत हो जाना या किसी को इस भाषण देने के बाद किसी का मर्डर हो गया हो, आजीवन कारावास या एक अवधि के कारावास 10 साल से कम का दंडनीय। दूसरा, शामिल अपराध में नैतिक अक्षमता शामिल न होना मतलब नैतिक अक्षमता की कमी। उसके अलावा याचिकाकर्ता ये दोनों शर्तों को पूरी करते हैं, यानी कि उनके भाषण से न किसी तरह का कोई नैतिक अक्षमता शामिल है यानी अनैतिकता दिखती है, और दूसरी बात कि नहीं किसी का मतलब आजीवन कारावास, न किसी का मर्डर, इस तरह की किसी तरह का कोई ये चीज देखने को नहीं मिलता जिसको आधार बना करके इस जो याचिकाकर्ता के सजा को कम किया जा सकता था। तो ये रहे 8 वो दलील जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि आने वाले 21 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो आने वाले 21 जुलाई को देखिए सुप्रीम कोर्ट में ने इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या एविडेंस यानी कौन सी दलीलें दी जाती है, और जो फिर राहुल गांधी के जो पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगले आने वाले दिन में और कौन कौन सी दलीलें पेश करती है। अब इनसे रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी अगर 21 जुलाई को निकल कर आएगा हम आप लोग के लिए जरूर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।